आज हिंदी व्याकरण की, तो हिंदी व्याकरण तो संपूर्ण खत्म कर चुके हैं, फिर भी आज एक नए सिरे से फिर शुरुआत करते हैं एग्जाम को ध्यान में रखकर। चाहे वो किसी भी प्रकार का हिंदी का एग्जाम हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, बेट हो, सेट हो, एस्टेट हो, या फिर ये सीटेट के लिए भी जरूरी है। तो पहला आज चैप्टर है वर्ण विचार, क्योंकि वर्ण से ही शब्द, पद, वाक्य सब बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, छोटा सा चैप्टर है वर्ण विचार, और छोटा सा होने के साथ साथ ये बहुत जरूरी भी है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। आप लोग से भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो नहीं बन पाता है ना। तो इसको आज समझते हैं कि वर्ण विचार है क्या, या वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है, वर्णमाला क्या होती है, कौन कौन सी वर्णमाला है, 52 वर्णमाला में कौन कौन से 52 वर्ण आते हैं, लिपि क्या है, इसके संपूर्ण अंगों को आज हम लोग देखते हैं। तो वर्ण विचार में शुरू करते हैं आज। आराम से धीरे धीरे पढ़ना है, ज्यादा नहीं करना, और आसान है, कुछ दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वर्ण क्या है। वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, ध्वनि क्या है। देखिए, ध्वनि का जो लिखित रूप होता है, जो मुंह से बोला गया, जो मौखिक है, जो मौखिक है वो ध्वनि है, लेकिन जो लिखित रूप में आ गया हो वही वर्ण और अक्षर कहलाती है। ठीक है, ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वो क्या कहलाता है, वो वर्ण या अक्षर कहलाता है। तो इसको एक लाइन में छोटी सी परिभाषा लिख लीजिए। ध्वनि का लिखित रूप मतलब जिसको मैंने लिख दिया, सिर्फ बोल दिया कबूतर, तो उसमें जो क आया था वो क्या है, उसका प्रत्येक वर्ण जो था वो क्या है, वो मौखिक है। तो मौखिक है, ध्वनि है। जब तक वो लिखित रूप में नहीं आएगा तब तक वो कभी भी वर्ण नहीं होगा। तो ध्वनि का लिखित रूप वर्ण या अक्षर कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण या अक्षर कहलाता है। एकदम छोटी सी परिभाषा है कि ध्वनि का जो लिखित रूप है उसे क्या कहते हैं हम लोग, वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब बात यह आती है कि ध्वनि क्या है। तो ध्वनि को भी थोड़ा सा देख लेते हैं छोटी सी परिभाषा में। ध्वनि क्या है, देखिए, मुख से निसृत, निसृत मतलब निकली हुई, ठीक है, मुख से निकली हुई हवा का वह स्फोट जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। सामान्य सी परिभाषा इसको लिख लेते हैं। मुख से निसृत, निसृत मतलब निकली हुई, मुख से निसृत हवा का वह स्फोट, हवा का वह स्फोट जिसके खंड या टुकड़े, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते हैं, क्या कहलाते हैं, ध्वनि कहलाते हैं। ध्वनि कहलाते हैं। मुख से निकली हुई हवा का वह स्फोट जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे ध्वनि कहते हैं। तो एक चीज ये समझ में आ गई कि वर्ण क्या होता है। जो लिखित रूप में है वो वर्ण और अक्षर है, और जो लिखित रूप में नहीं है, सिर्फ मुंह से वो निकली, जिसके हम लोग खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है, वो ध्वनि कहलाती है। स्पष्ट हो गया। अब बात आती है कि वर्णमाला क्या है। छोटी छोटी चीजें हैं और सबको बारीकी से देख लेना है कि आगे जाके यही अगर समझ में नहीं आती है तो व्याकरण में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को। आप लोग को बर्तनी दोष जो इतना करते हैं, बर्तनी स्पेलिंग मिस्टेक जो आप लोग इतना लिखते हैं, इसका कारण यही है कि वर्णमाला या ध्वनि इन सबों का उच्चारण स्पष्ट रूप से नहीं हो पाता है, तो ठीक से रूप से इसको लिख नहीं पाते हैं, इसका अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो इसको समझिए आराम से। छोटा सा चैप्टर है और ज्यादा बड़ा क्लास भी नहीं चलेगा, छोटे छोटे पार्ट में इसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो वर्ण देख लिए, ध्वनि देख लिए, वर्णमाला क्या है। तब वर्णमाला क्या है, पहले से जो निर्धारित है और निश्चित है, ठीक है, व्यवस्थित है,
उन ध्वनि चिन्हों का जो समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। लिखिए इसको एक लाइन में। पूर्व निर्धारित, इसका निर्धारण हम लोग नहीं किए हैं, पहले से किया हुआ है। पूर्व निर्धारित निश्चित क्रम में व्यवस्थित, पूर्व निर्धारित निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित है। वर्णमाला कैसी होती है? लिखित होती है। लिखित, पूर्व निर्धारित निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों, संपूर्ण ध्वनि चिन्हों चिन्ह नहीं होता है, चिह्न होता है। ठीक है, संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का समूह वर्णमाला है। का समूह क्या है? वर्णमाला है। पूर्व निर्धारित निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में कितने अंक, कितने अक्षर होते हैं, ये कितने वर्ण हैं? देख लेते हैं। अगर हम हिंदी वर्णमाला की बात करें, यहां तक हो गया ना, चलिए आगे। अगर हिंदी वर्णमाला की बात करें कि हिंदी वर्णमाला, तो हिंदी वर्णमाला में अक्षर कितने हैं, वर्ण कितने हिंदी वर्णमाला में? हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण हैं? 52। थोड़ा आप लोग पुराइए 52 वर्ण को, कहां से आएगा 52 वर्ण? अगर हम स्वर की बात करें, ठीक है, अगर स्वर की बात करें कि स्वर कितना है, इसको देख, हिंदी वर्णमाला में 52 है। कैसे है? अगर पहले स्वर देखें, सबसे पहले स्वर, तो स्वर कितने हैं? स्वर है 11। 11 कौन कौन से हैं? 11 स्वर का देखें तो अ, आ, ह्रस्वई, दीर्घई, ह्रस्व, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। हो गया। स्वर कितने हैं हिंदी में? 11 हैं। और 11 कौन कौन से हैं? लिख दिए हैं। अ, आ, ह्रस्वई, दीर्घई, ह्रस्व, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर हो गए। अगर हम अयोगवाह की बात करें, अयोगवाह कितने होते हैं? अयोगवाह 2 होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं अंग और एक होता है अह। अयोगवाह 2 है, एक है अंग और एक है आह। ये दोनों क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। 11 और 2 13। अगर स्पर्श व्यंजन की या वर्गीय की बात करें, इसको वर्गीय भी बोलते हैं, वर्गीय या स्पर्श व्यंजन। अब वर्गीय क्यों कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन जब हम व्यंजन पढ़ने लगेंगे वहां देखेंगे, यहाँ सिर्फ वर्णमाला को देख रहे हैं। तो वर्गीय या स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? वर्गीय या स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। कहां से लेके कहां तक? क से लेके म तक। क से लेके म तक क्या कहलाता है? वर्गीय या स्पर्श व्यंजन कहलाता है। क में 5, च में 5, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 5 25 हो गया। ठीक है, तो वर्गीय या स्पर्श व्यंजन देख लीजिए। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन की अगर बात करें तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। य, र, ल, व। कौन कौन होता है? य, र, ल और व, ये 4 हो गए। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? ऊष्म व्यंजन, अगर ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं। कौन कौन? तालव्य श, मूर्धन्य श, दंती स और ह। यहां तक हो गया ऊष्म व्यंजन तक। ऊष्म व्यंजन के बाद आगे देखते हैं। ऊष्म व्यंजन के बाद अगर आगे देखें तो संयुक्ताक्षर आता है। संयुक्ताक्षर लिखिए अगला। संयुक्ताक्षर,
तो संयुक्ताक्षर में कितने होते हैं? संयुक्ताक्षर में फिर 4 आएंगे। कौन कौन? अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये संयुक्ताक्षर कहलाएंगे। ये 4 हो गए। इसके बाद एक होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 कौन कौन? एक है ड़ बड़ा वाला और एक बूढ़ा वाला ढा, ये 2 हो गए। टोटल पूरा गया आप लोग का 52। ये 52 वर्ण जो है हिंदी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, अब 52 वर्ण तो हम लोग यहाँ तक देख लिए हैं। अब सबसे पहले हम लोग स्वर की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले मैंने किसकी चर्चा की? स्वर की चर्चा की कि स्वर कितने होते हैं, तो स्वर 11 होते हैं। तो ये देख लेते हैं कि स्वर 11 होते हैं और एक इसका फिर विभाजन, इसके उच्चारण स्थान, शुद्ध स्वर कितने होते हैं, मान स्वर कितने होते हैं, मेय स्वर कितने होते हैं। ठीक है, स्वरों की संख्या क्या है, इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, अभी चलते हैं स्वर पर। स्वर के बाद फिर धीरे धीरे जिस क्रम में पढ़े हैं उस क्रम में इसको आगे बढ़ेंगे। चलिए, स्वर सबसे पहले किसकी चर्चा करते हैं हम लोग? आज स्वर की चर्चा करते हैं। स्वर क्या होता है? देखिए, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी बाधा के बाहर निकल जाए, कोई रोक टोक उसको ना हो, मुख से बाहर आने में उन ध्वनियों को कहीं स्पर्श करने की, कहीं घर्षण की आवश्यकता ना पड़े, अर्थात मुखांग कहीं भी स्पर्श नहीं करता हो। मुखांग क्या होता है? कंठ हो गया, तालु, जिह्वा, दंत, ओष्ठ, ये सभी जो होते हैं ये मुखाव्यय कहलाते हैं या मुखांग कहलाते हैं। मुख के अंक कंठ, ओष्ठ, जिह्वा, तालु, दंत, ये सभी चीजें जो हैं ये सब क्या कहलाते हैं? मुखांग। तो वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में मुखांग कहीं भी उसको स्पर्श नहीं करती हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग स्वर कहते हैं। लिख लीजिए इसकी परिभाषा। वे ध्वनियां जिसके उच्चारण में मुखांग कहीं भी वे ध्वनियां जिसके उच्चारण में मुखांग कहीं भी स्पर्श, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में मुखांग कहीं भी स्पर्श क्या करते हैं? करते हैं? नहीं करते हैं। स्पर्श नहीं करते हैं, स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में मुखांग कहीं भी स्पर्श नहीं करता है, वो करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। अब देखिए, अगर एक दिक्कत हो रही है तो मुखांग क्या होता है? अगर मुखांग की बात करें कि मुखांग क्या है, तो मुखांग में कंठ है, तालु है, जिह्वा है, दंत है, ओष्ठ है, ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी मुखांग कहलाते हैं। तो वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में मुखांग कहीं भी स्पर्श नहीं करते हैं, स्वर कहलाते हैं। छोटी सी परिभाषा हो गई। जैसे ये मुख है, मान लीजिए ये मुख है, यहाँ पे आ गया कंठ। सबसे पहले क्या है? कंठ है, और यहाँ पर क्या आता है? ओष्ठ। ये क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। कंठ से ऊपर जाए ये, तो ये तो जिह्वा हो गया। बीच में क्या आती है? जिह्वा। ये वाला भाग जो होता है ये तालु कहलाता है। कंठ के बाद तालु। उसके बाद ये वाला भाग जो होता है ये मूर्धा है। यहाँ पे दंत है और ये फिर ओष्ठ है। ये क्या है? दंत है और ये ओष्ठ है। तो जिसमें वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में मुख का कोई भी अंग या मुख का कोई भी अवयव, जैसे दंत को
ये कंठ, जिह्वा, तालु, ओष्ठ किसी प्रकार का उसको स्पर्श नहीं करता, यानी कोई भी बाधा उसको नहीं पहुंचाती है बाहर निकलने में। उन ध्वनियों को जो बिना बाधा के बाहर निकल जाते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्वर कहते हैं। लिख दिए, वे ध्वनि जिनके उच्चारण में मुखांग कहीं भी स्पर्श नहीं करते हैं स्वर कहलाते हैं। या इसको बोल सकते हैं कि वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा मुख से बाहर किसी भी बाधा के बिना आ जाती है, किसी भी प्रकार की उसको बाधा, किसी बाधा के बाहर निकल जाती है, कोई भी उसको प्रकार की उसको बाधा नहीं होती है, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा मुख से बाहर बिना किसी बाधा के आ जाती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्वर कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे स्वर कहेंगे। अब बात करते हैं कि हिंदी में स्वर की संख्या कितनी है। मोस्ट बातें यहाँ पे ये है, बीपीएससी में दोनों बार, बीपीएससी 1 और 2 में दोनों बार ये पूछा गया भी है, हिंदी टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। देखिए, हिंदी में स्वरों की संख्या, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में स्वरों की संख्या तुरंत बताए थे, कितना है? 11 है। कितना है? 11 है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। अगर इसी बात को थोड़ा सा, इसी चीज को थोड़ा सा अलग कर दें कि हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? शुद्ध स्वरों की संख्या तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? 10 है। एक कौन सा घट गया? एक हट जाता है री। ये जो री है इसे नहीं लिया जाता है। देखिए, ये री जो है इसकी गिनती नहीं की जाती है। अब री की गिनती क्यों नहीं की जाती है? अगर इसको देखें तो ये बना कैसे है? ये बना है रा धन हर्षई से। कैसे बना है? री। और ये बना इसको, तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं हम लोग, री। ठीक है, इन दोनों का स्पर्श संयोग हो जाता है तो ये री शब्द बना है। इसमें रा जो है वो तो व्यंजन है और ये स्वर है, इसी कारण से ये शुद्ध स्वरों में इसकी गिनती नहीं होती है। ठीक है, इसके शुद्ध स्वरों में इसकी गिनती नहीं की जाती है। तो हिंदी में अगर शुद्ध स्वरों की संख्या माना जाएगा तो 10 हो जाएंगे, और हिंदी में स्वरों की संख्या है तो 11 है। शुद्ध स्वर में एक कौन सा छूट जाता है? ये जो री है इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब आगे स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, चलिए आगे। स्वर किसे कहते हैं? स्वर कितने होते हैं? शुद्ध स्वर कितने होते हैं? यहां तक देख लिए। अब हम लोग स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, सबसे पहले हम लोग स्वरों का वर्गीकरण किस आधार पर करेंगे? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 में उच्चारण में लगने वाले, उच्चारण में लगने वाले समय, उच्चारण में लगने वाले समय को कहा जाता है, इसी को मात्रा भी कहते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय, मात्रा, इसी को कालमान भी कहते हैं। कालमान, उच्चारण में लगने वाले समय, मात्रा या कालमान के आधार पर, कालमान के आधार पर। तो उच्चारण में लगने वाले समय, मात्रा, कालमान के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? तो इसके आधार पर अगर बांटें तो इसके आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। इसके आधार पर कौन होता है? एक होता है ह्रस्व और एक होता है दीर्घ। दूसरा क्या होता है? एक ह्रस्व हो गया और ख नंबर में दीर्घ। इसके आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय, मात्रा या कालमान के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? तो 2 भेद होते हैं, एक है ह्रस्व और एक है दीर्घ। ह्रस्व क्या होता है? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में अल्प, एक मात्रा का समय लगता है, एकदम थोड़ा सा एक मात्रा का समय, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व कहते हैं। और जिसके उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग दीर्घ कहते हैं।
स्पष्ट हो गई परिभाषा। जिसके उच्चारण में अल्प अर्थात एक मात्रा का समय लगता हो उसे ह्रस्व कहते हैं, और जिसके उच्चारण में ह्रस्व से दोगुना समय लगता हो उसे दीर्घ कहते हैं। ठीक है, इसके आधार पर दो ही स्वर होते हैं। प्लुत स्वर का कॉन्सेप्ट संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है। हिंदी में कोई प्लुत प्लात स्वर नहीं है। ठीक है, हिंदी में दो ही प्रकार के स्वर होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, किसके आधार पर? उच्चारण में लगने वाले समय, मात्रा, कालमान के आधार पर दो प्रकार के स्वर होते हैं, एक ह्रस्व और एक दीर्घ। प्लुत स्वर जो होता है, प्लुत स्वर में 3 मात्राओं का समय लगता है, वो संस्कृत व्याकरण में है, हिंदी में नहीं है। दूसरा भेद इसका हम लोग करते हैं, किसके आधार पर? दूसरा भेद इसका करते हैं रचना। रचना इसी को लिखते हैं संरचना। छोटा छोटा प्रश्न यहां से बनता है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। बनावट, निर्माण, लिखते चलिए, रचना, संरचना, बनावट, निर्माण, व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, रचना, संरचना, बनावट, निर्माण, व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर का भेद। तो इसके आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं इसके आधार पर? दो भेद होते हैं। क में लिखिए, एक लिखिए मूल स्वर, क में मूल स्वर, और ख में लिखिए संधि स्वर, ख में संधि स्वर। इससे डीपली होता भी नहीं है और इससे डीपली कोई पढ़ाएगा भी नहीं। ठीक है, जो कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण के पिता कहे जाते हैं या उनकी पुस्तक है, उन पुस्तकों में जो बताई गई है, और इसी आधार पे आपके परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इतना ही डीपली प्रश्न यहाँ से आता भी है। इसका जब हम प्रश्न करवाएंगे वर्ण विचार का तो उसमें देखिएगा, और जब प्रश्न या आप लोग को ऐसे प्रश्न हम भेजते रहते हैं तो उन प्रश्नों में आपको लोग को पता चल जाता होगा कि कैसा प्रश्न पूछते हैं। तो रचना, संरचना, बनावट, निर्माण, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर के कितने भेद होते हैं? दो भेद। एक होता है मूल स्वर और एक होता है संधि स्वर। अब मूल स्वर किसे कहते हैं इसको देख लेते हैं। क नंबर में था ना, क में क्या था? मूल स्वर। इसको समझिए कि ये मूल स्वर अब की क्या है। मूल स्वर कहलाते हैं वैसा स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र हो, उसको किसी अन्य से हेल्प या उसका निर्माण किसी अन्य स्वर के मेल से नहीं हुआ है, बल्कि वो अपने आप में स्वतंत्र है, उसको मूल स्वर कहते हैं। देखिए, वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, जिनका निर्माण वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, जिनका निर्माण किसी अन्य स्वर के संयोग से नहीं हुआ हो, जिनका निर्माण किसी अन्य स्वर के संयोग से नहीं हुआ है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? मूल स्वर कहेंगे। वे स्वर जिनका जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, जिनका निर्माण किसी अन्य स्वर के संयोग से नहीं हुआ है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मूल स्वर। मूल स्वर हैं कितने? मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर की अगर संख्या देखें तो मूल स्वर के मात्र 4 होते हैं। कौन कौन? एक होता है अ, याद रखिएगा, एक तो अ आ गया मूल स्वर, एक होता है हर्षई, एक होता है हर्षऊ, 1 2 3 और एक होता है री। ये जो होते हैं, ये 4 जो हैं, ये मूल स्वर के कैटेगरी में आते हैं। वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, जिनका निर्माण किसी अन्य स्वर के संयोग से नहीं हुआ हो, वो क्या कहलाता है? वो मूल स्वर। तो री
क्या बोला, जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, जो किसी स्वर के संयोग से नहीं हुआ, तो इसमें र और हर्षई मिला तो ये री बना था। तो इसमें र जो था वो स्वर थोड़ी है, वो व्यंजन है ना। तो ये चार जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये मूल स्वर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या था, दूसरा था आप लोग का संधि स्वर। तो इसको भी देख लीजिए, क्या समझ आता हो गया। अच्छा ठीक है, इसके बाद छोड़ देते हैं। नंबर ख में देखिए, क्या था ख में, संधि स्वर लिख लीजिए। संधि का मतलब ही होता है योग, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, संधि स्वर। अब संधि स्वर क्या होता है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, फिर इसका विभाजन फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वे स्वर जो दो स्वरों के योग से बनता है उसे क्या कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं। लिख लीजिए, वे स्वर जो दो स्वरों के योग से बनता हो उसे संधि स्वर कहते हैं, उसे संधि स्वर कहते हैं, उसे संधि स्वर कहते हैं। वे स्वर जो दो स्वरों के योग से बनता है उसे संधि स्वर कहते हैं। इसके फिर दो प्रकार होते हैं, इसके लिख लीजिए, इसके दो प्रकार होते हैं, इसके दो प्रकार हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग देख लेते हैं इसके संधि स्वर के फिर दो प्रकार हैं, कौन कौन, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हुआ आप लोग का संधि स्वर, ये क्या हुआ, संधि स्वर हम लोग पढ़ रहे थे, संधि स्वर। इसका बोला दो प्रकार है। तो पहला प्रकार जो है वो कहलाता है स्वजातीय स्वर संधि, स्वजातीय स्वजातीय संधि स्वर, ये था ना। सजातीय संधि स्वर, संधि स्वर का दो प्रकार, एक है सजातीय संधि स्वर और एक कहलाता है विजातीय संधि स्वर। ये क्या कहलाएगा, विजातीय संधि स्वर। ये इसके दो प्रकार हो गए, सजातीय संधि स्वर और विजातीय संधि स्वर। अब सजातीय संधि स्वर में कौन कौन से आएंगे और विजातीय स्वर में कौन कौन से आएंगे। और संधि स्वर में आप लोग को भी तुरंत हम समझाए थे, क्या बोले कि वे स्वर जो दो स्वरों के योग से बनता हो उसे क्या कहते हैं, उसे संधि स्वर कहते हैं। अच्छा एग्जाम्पल नहीं लिखा है, ठीक है, देखिए इसको। अगर मान लीजिए हम अ और अ दोनों को मिलाए, क्या बना, आ बरात, ये हो गया संधि स्वर। ठीक है, अगर हर्षऊ या हर्षऊ और हर्षऊ को मिलाए तो ये क्या बना, ये बन गया दुर्गऊ, ये हो गया संधि स्वर। यानी कि दो स्वरों के मेल से जो बन रहा है उसे संधि स्वर कहते हैं। और इसका दो भेद कर दिया गया, एक सजातीय बोला और एक विजातीय बोला। सजातीय का मतलब है तो कि जो अपनी जाति से बना हो। तो सजातीय के अंतर्गत तीन आते हैं, सजातीय के अंतर्गत कितने आते हैं, तीन आते हैं। कौन कौन, एक आ आता है, एक दीर्घई और एक दुर्गऊ। क्यों, देखिए अगर अ को देखिए इसको, तो ये अ और अ के योग से क्या बना, ये आ बन गया। यानी कि दोनों जाति तो इसका अपना ही था ना, अलग अलग जाति का तो नहीं है। या दोनों जाति, यहाँ भी अ और यहाँ भी अ जो है, ये दोनों एक ही जाति का है। तो इसीलिए इसको बोला, क्या कहा गया, इसको स्वजाति कहा गया कि दोनों अपनी जाति से बना है। जैसे अगर हर्षई के साथ हर्षई को मिलाएंगे तो क्या बनता है, दीर्घई। अब यहाँ फिर तो ये दोनों अपनी जाति का है, हर्षई भी अपनी जाति का, उसके साथ हर्षई जुटा फिर अपनी जाति का। तो ये दोनों अपनी अपनी जाति का, इसलिए इसका नाम सजाति पड़ा। अगर हर्षऊ को देखें तो हर्षऊ के साथ हर्षऊ को मिलाने से क्या बनता है, दुर्गऊ बनता है, ये फिर अपनी जाति का है दोनों। इसी कारण से इसमें तीन सजातीय स्वर कितने होते हैं, इसके तीन होते हैं। कौन कौन, आ, दीर्घई और दुर्गऊ, ये सजातीय स्वर कहलाते हैं। अब विजातीय स्वर जो अपनी जाति से नहीं होते हैं, जैसे ए, आए, ओ और औ, ये जो चार हैं ये क्या कहलाते हैं,
ये विजातीय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अगर अ के साथ हम हर्षई मिलाएंगे तो क्या बनता है, ए बनता है। अ के साथ हर्षई मिलाने से क्या बनता है, अ बन गया। अब देखिए ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का है, और बना ये अलग जाति का, एक जाति का तो है नहीं। अगर अ के साथ अ रहता तो आ बनता, तो वो कहलाता सजातीय। लेकिन यहाँ दोनों, ये दो जाति का है, अ अलग है और यहाँ फिर ए हर्षई अलग है, ये दोनों अलग अलग जाति का हुआ, इसके लिए इसका नाम क्या पड़ गया, विजातीय। अगर और थोड़ा सा देखिए, अगर अ के साथ हम हर्षऊ को मिला दें तो क्या बनेगा, ओ बन जाता है, बन गया ओ। तो ये फिर दोनों अलग अलग जाति का, ये भी अलग जाति का, ये भी अलग जाति का, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, विजातीय। तो सजातीय संधि स्वर कितने होते हैं, 3 होते हैं, और विजातीय संधि स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। तो ये 3 और 4 तो हो गया। तो रचना व्युत्पत्ति के आधार और बनावट के आधार पर हम लोग इसको विभाजन किए संधि का, इसमें 2 भेद हुआ। ठीक है, अब विजातीय स्वर संधि के भी भेद होते हैं। ठीक है, इसमें गुण स्वर होता है, तो वो आगे हम लोग जब स्वर संधि पढ़ेंगे तो वहां देख लेंगे। इसके बाद जिह्वा में प्रयुक्त होने वाले, थोड़ा सा एक भाग और देख लेते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे आप लोग को। तो ये कितना नंबर था हम लोग का स्वरों के वर्गीकरण में, पहले उच्चारण के आधार पर, रचना संरचना के आधार पर, दूसरा हो गया। अब इसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा में लिखिए कि जिह्वा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर, जिह्वा मतलब जीभ, जिह्वा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर स्वर के भेद, ये देख रहे थे, स्वर के भेद, ये तीसरा नंबर में हम लोग देख रहे थे। तो जिह्वा में प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर अगर स्वर का भेद करें, तो इसका भेद अगर कर दें तो ये 3 भागों में बंट जाएगा। पहला हो जाएगा अग्रस्वर, पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा अग्रस्वर। दूसरा हो जाएगा मध्य स्वर, दूसरा क्या हो जाएगा, मध्य स्वर। और तीसरा हो जाएगा पश्च स्वर, मतलब अंत। पश्च मतलब पश्चिम होता है, उत्तर जिसको बोलते हैं, एक पूर्व और एक उत्तर। पूर्व का मतलब पहले, उत्तर मतलब बाद। तो पश्च स्वर, ये इसके आधार पर इसके फिर 3 भेद होते हैं। एक हो गया अग्रस्वर, दूसरा हो गया मध्य स्वर, और तीसरा हो गया पश्च स्वर। अब थोड़ा सा इसको देख लीजिए। तो जिह्वा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर स्वर कितने भेद हुए, 3 भेद। देखिए, वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, अग्रस्वर। और वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग प्रयुक्त होता है उसे क्या बोलते हैं, मध्य स्वर। और जिसके उच्चारण में जीभ का अंतिम भाग प्रयुक्त होता है उसे क्या बोलते हैं, पश्च स्वर। फिर से सुन लीजिए, वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग, अग्र मतलब आगे, ठीक है, जीभ का अगला भाग प्रयुक्त होता है उसे क्या बोलते हैं, अग्रस्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग प्रयुक्त होता है उसे क्या बोलते हैं, मध्य स्वर। और वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अंतिम भाग प्रयुक्त होता है उसे क्या बोलते हैं, पश्च स्वर बोलते हैं। देखिए, अग्रस्वर के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा। अग्रस्वर के अंतर्गत अगर हम वर्ण की बात करें कि अग्रस्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो इसको लिख लीजिए, जरूरी है। इसके अंतर्गत हर्षई, दीर्घई, याद रखिएगा, री, ए और अ, 1 2 3 4 5, ये 5 जो होते हैं ये अग्रस्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर एक ही होता है, मध्य स्वर कितना होता है, 1 होता है। वो कौन 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 सा है, अ जो है वो मध्य स्वर कहलाता है, याद रखिएगा। ये पूछा भी गया है पीपीएससी पीजीटी में, 80 नंबर का जो हिंदी था उसी में पूछा गया था। तो ये मध्य स्वर जो है वो क्या कहलाता है, मध्य स्वर कौन है, अ, इसको बोलते हैं, अ को बोलते हैं हम लोग मध्य स्वर। और पश्च स्वर अर्थात जिसके उच्चारण में जीभ का अंतिम भाग प्रयुक्त होता है, इसमें कौन कौन सा आता है, इसमें आएगा आ, हर्षऊ, दुर्गऊ, 3 हो गया, अ हर्षऊ दुर्गऊ, ओ, औ
1 2 3 4 5 अ आ हर्षऊ दीर्घऊ हर्षऊ दीर्घऊ और कुछ आएगा। एक देखिए इसे 5 ही आते हैं और आजकल इसमें टोटल कितना है, इसमें गिन लीजिए, इसमें भी हो गया 5, यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया 5, तो 5 5 10 और 1 11 पूरा गया 11। अब आजकल एक क्या है वर्तमान में कि इसका प्रयोग जो होता है ये वाला, ये आधा चंद्र रहता है ना, ये वाला आ आता है, ये वाला, तो इसके अनुसार बिंदा नहीं है, चंद्र बिंदु उसमें नहीं है, बिंदा नहीं। जैसे डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, यहाँ बिंदा नहीं पड़ता है। तो ये डॉक्टर जो अंग्रेजी वाला आ है वो इसी में आते हैं, वो पश्च स्वर कहलाते हैं। अंग्रेजी वाला आ जो है वो इसी में आता है, पश्च स्वर में ही उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो फिर जिह्वा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर इतना हो गया। अब आगे भाग हम लोग और बांटेंगे, तीसरा है, चौथा भाग बांटेंगे मुखाकृति के आधार पर, पांचवा भाग बांटेंगे मुख के खुलने के आधार पर, समृत विपरीत कार्य करेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद हम लोग चौथा भाग कल करेंगे। आप लोग याद रखिए हम लोग कहाँ तक पढ़े हैं, तो हम लोग अभी तक 3 तक पढ़े हैं, अग्र मध्य और पश्च, अर्थात जिह्वा में प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर स्वर का भेद तक पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे ओष्ठों की आकृति या मुखाकृति के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर, समृत विपरीत स्वर को कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।